हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज चलिए थोड़ा सा हम लोग एक छोटा ही बातचीत हम लोग करेंगे, छोटा ही वीडियो रहेगा। और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की एक सबसे बड़ी पार्टी जो पहले थी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, उसके चुनावी परफॉर्मेंस के बारे में। कुछ डेटा पर भी बात करेंगे, कुछ जानकारी आपको साझा करेंगे कि डेटा क्या कहता है, कैसे कहता है। आप जानते हैं दोस्तों कि बहुत लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स ये बात कह रहे थे कि कुछ ही लोग कि महागठबंधन का बहुत बुरा हाल होने वाला है और एनडीए की सरकार बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसको मतलब आप ऐसे समझे कि एग्जिट पोल हमेशा ट्रू नहीं होता। बहुत सारे मामलों में, जैसे आप लोकसभा चुनाव में देखे, वो गलत साबित हुआ था। इन सारे लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम बात करें तो एक दो चीजें इस चुनाव से क्लियर हो जाती हैं। निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि वोट चोरी का एलिगेशन, ये एलिगेशन है, ये प्रूफ नहीं हुआ है। हम अभी ये नहीं मान करके चल रहे हैं कि वोट चोरी या ईवीएम है, कैसा कुछ हुआ है। जो कह रहे हैं उनके पास कुछ कारण हो सकता है। दे आर द पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, बट आई बेग टू डिफर विद देम कि वो एलिगेशन है और अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग या ईवीएम इस तरह से हैक हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा उलटफेर चुनाव में हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। कुछ डेटा के आधार पर हम लोग बातचीत करते हैं आरजेडी के परफॉर्मेंस के बारे में। जैसे पिछला चुनाव जो हुआ दोस्तों लोकसभा का, उसमें आरजेडी ने, खास करके आप कहें कि तेजस्वी प्रसाद यादव आज आरजेडी के सर्वमान्य नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। निश्चित तौर पर लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जो पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के सारा डिसीजन तक कौन लेता है, कैसे लेता है, उस विवाद में और उस स्ट्रक्चर में हम नहीं जा रहे हैं दोस्तों। A to Z का जो फॉर्मूला उनका था, लोकसभा चुनाव में लगभग फेल माना गया, लगभग फेल हो गया था। A to Z के चक्कर में उन्होंने कितना गंवाया, नहीं गंवाया, ये आपके सामने है। इस बार के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष थे, अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष आप कह सकते हैं, इस बार वो ओहदा बचेगा कि नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। वो आप डेटा के हिसाब से देख सकते हैं। तो A to Z का जो फॉर्मूला था वो लगभग फेल रहा। इस बार महागठबंधन में जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एलोकेशन हुआ, उसमें 143 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा। उनके घोषणा पत्र को भी उठा करके देखिएगा तो बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारी चीजों को करने के लिए, खासकर जो जो रोजगार, नौकरी वाली जो बात थी, वो अहम थी कि हम एक एक घर में, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में सरकारी नौकरी हम देंगे, उस घर में हम सरकारी नौकरी देंगे। इन सारे अच्छे वायदों और घोषणा पत्र में शामिल किए जाने के बाद भी इस चुनाव में, अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में ये सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और एक ऐसी भी उम्मीद हो रही थी कि वो सरकार भी बना सकते हैं अगर नीतीश कुमार फिर आ जाएं तो। लेकिन कुछ महीनों के, 17 महीनों के सरकार के बाद वो फॉर्मूला नहीं चल पाया और सबसे बड़ी पार्टी थे, लेकिन आज वो सिमट के 25 सीटों पर आ गए। आज वो समिट का वो आज उसकी संख्या 25 हो गई। ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसको एक डेटा से समझने का प्रयास करते हैं। और वो डेटा क्या है? तो सबसे पहले आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और 143 सीटों को अगर आप सेपरेट करें, अलग अलग करके देखें, तो 143 में 50 सीट पर ओबीसी यादव को लड़ाया गया। 50 सीट, आप ये बात समझिए कि 50 सीट यादव को दिया गया और निश्चित तौर पर ये उनके कोर वोटर्स हैं।
यादव आरजेडी के सबसे कोर वोटर हैं। नॉन यादव ओबीसी को 27 सीट दिए गए, ईबीसी को 12 सीट दिए गए। ये बाद में मैं बताऊंगा कि इसमें से कितने कितने जीते। शेड्यूल कास्ट को 20 सीट दिए गए, अपर कास्ट को 15 सीट दिए गए, मुस्लिम को 18 सीट दिए गए, आदिवासी को 1 सीट दिया गया और ये टोटल मिला के 143 होता, 143। अब ये देखिए जीतने का कॉम्बिनेशन, यादव ओबीसी जो थे जिनको 50 टिकट दिया गया उसमें से 11 जीते, नॉन यादव ओबीसी 27 थे जिसमें से 3 जीते, मात्र 3 जीते। ईबीसी में 12 सीट दिया गया, वो मात्र 2 जीते। ठीक, एससी में 20 सीट दिया गया, वो मात्र 4 जीते। अपर कास्ट को 15 सीट दिया गया, उसमें से केवल 2 जीते। मुस्लिम में 18 सीट दिया गया, उसमें केवल 3 जीते। आदिवासी में 1 सीट दिया गया, वो हार गए। ठीक है, और टोटल 143 में 25 सीट आपको आया आरजेडी को। अब सवाल ये है कि दोस्तों आरजेडी शुरू से अगर आप देखें, शुरुआती दौर में जब लालू जी इसके मुखिया हुआ करते थे तो ये कही जाती थी कि ये मोस्टली बहुजनों की पार्टी है, सारे जाति समूहों जो पिछड़े दलित हैं उनका प्रतिनिधित्व इसमें सर्वोपरि है और उन्हीं का इन्हें वोट मिलता है। और उसी वजह से इन्होंने बाद के दिनों में जो इसमें आप कहें कि जो कंट्राडिक्शन डेवलप हुआ, अंतर विरोध डेवलप हुआ, जो नीतीश कुमार आरोप लगाते रहे कि आप यादवीकरण पूरे पार्टी का कर दिए हैं, बाद में ये काफ़ी आप कहें कि काम भी किया। जब नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं 2005 में, इसी आधार पर उन्होंने किया। तो मान लीजिए ये तो समझ में आता है कि आपने कोर जो आपका वोटर ग्रुप है यादव, उसको आपने 50 सीट दिया और 11 सीट उसने जीता, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी, और उसी ने आपका लाज बचाया। निश्चित तौर पर कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि A to Z का जो फॉर्मूला आपने वो करने का प्रयास किया कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, और हालांकि सारे ग्रुप में से कोई ना कोई सीट जीता है। जैसे आप देख लीजिए, आदिवासी को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे जातीय और सामाजिक समूहों में से कोई ना कोई सीट जीता है, ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन क्या A to Z का फॉर्मूला सही साबित हुआ या इसको कहेंगे कि ये फेल हुआ? क्योंकि आप दूसरे समूहों को, नॉन यादव ओबीसी में 27 सीट आपने दिया, आप जिता के कितना पाए? मात्र 3। तो क्या A to Z के नाम पर आपने कोर जो सपोर्टर्स थे उनको टिकट दे करके गलत किया या सही किया? या आपने वो कोशिश किया जो लालू जी किए थे? लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब इस पैरामीटर पर देखा जाएगा कि आप A to Z की बात कर रहे हैं तो आपसे अधिक किसने काम किया उनके लिए? तो क्या ईबीसी, नॉन यादव ओबीसी, एससी या बाकी लोग अपर कास्ट आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे या एनडीए गठबंधन को प्रेफर करेंगे? आप जानते हैं कि भाजपा मेनली अपर कास्ट की पार्टी है, लेकिन उसमें मंडलाइजेशन भी है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसमें मंडल का एलिमेंट नहीं है। मंडलाइजेशन और कमंडलाइजेशन का मिक्सचर है, जो कि वहां के उप मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। अब आप कह सकते हैं कि अब पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इट इज मिक्सचर ऑफ मंडल एंड कमंडल। नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए काम किया, जो ईबीसी के लिए काम किया है, तो यहां पे कहने का मतलब कि कौन उनके लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया है, कौन उनके लिए योजनाएं बनाया, कौन लागू किया है। तो क्या उनको अधिक टिकट देने पर क्या वो आपके साथ आएंगे? क्या आपके साथ आएंगे? ये एनालाइज करने की जरूरत है। नॉन यादव ओबीसी में आपने 27 दिया, इसमें कुशवाहा भी हो सकते हैं, साहू भी हो सकते हैं, गुप्ता भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जिसमें मेनली 3 सीट 27 में से जीता। इसका मतलब ये कि आज भी उनकी लॉयलिटी नीतीश कुमार और एनडीए के साथ है, क्योंकि वो मानते हैं कि नॉन यादव ओबीसी और ईबीसी के लिए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया है। ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप अपने कोर वोटर ग्रुप से कितना हट पाएंगे और किस आधार पर आप उनको अपने साथ ला पाएंगे। आपके साथ जंगल राज का भी टैग जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर
जेनजी जनरेशन जो है वो नहीं जानता है इसके बारे में, वो नहीं देखा है। लेकिन क्या ये वोटर्स को कितना कन्विंस करता है, महिलाओं को कितना कन्विंस करता है? दूसरी तरफ ईबीसी को आपने 12 सीट दिया, उसमें मात्र 2 सीट जीते। इसका मतलब ईबीसी आपके तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। आपका A to Z का फॉर्मूला आप जो लगा रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर फेल होता दिख रहा है। एससी को आपने 20 सीट दिया, उसमें से मात्र 4 सीट उन्होंने जीता। इसका मतलब ईबीसी एससी का भी वोट बहुत बड़े स्तर पर उधर ट्रांसफर हुआ। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि जो सामाजिक समीकरण थे वो किनके फेवर में इंक्लाइंड थे। आप उधर के अलायंस पार्टनर को और इधर के अलायंस पार्टनर को भी आप देखने का प्रयास करें। एक सामाजिक और जातीय समीकरण को भी देखने का प्रयास करिए कि 20 सीट आपने दिया तो 4 ही सीट आपने क्यों जीता। अपर कास्ट की बात कर लीजिए, अपर कास्ट को 15 आपने टिकट दिया, उसमें मात्र 2 जीत पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मतलब आपके कोर वोटर के अलावे जिनको भी आपने टिकट दिया उस कम्युनिटी ने आपको वोट ट्रांसफर नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि आज भी आपको वो आपके पार्टी को, आपके नारे को, आपके घोषणा पत्र को अपना घोषणा पत्र नहीं मानते। ये बात समझने की जरूरत है। आपने सबको टिकट देने का प्रयास किया, आपने एक कोलिजन बनाने का प्रयास किया सारे जातियों का, सारे जातीय समूहों का, लेकिन वो वर्क नहीं कर पाया। और आगे से आपको ये सोचना होगा कि जब A to Z का पार्टी कहते हैं तो ये कितना वर्क करेगा, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है और उसका गठबंधन जो है, खास करके नीतीश कुमार को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करके चले। भारतीय जनता पार्टी ने जो छलांग लगाया है वो निश्चित तौर पर उसके अपने संगठन, पैसा, उसके कैंपेन, ऑर्गेनाइज्ड टीम की वजह से हो सकता है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने वोट ट्रांसफर कराया, उन्होंने जो कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट किया है, उनको केवल मेंटल साबित करके, बुढ़ा साबित करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आरजेडी को और बाकी पार्टियों को सोचना होगा कि नीतीश कुमार को गाली दे करके, बेइज्जत करके, क्रिटिसिज्म करके, आलोचना करके आप वोट गंवाएंगे, न कि आप गेन करेंगे। ये बात समझने की जरूरत है। और मुस्लिमों में भी आप देख लीजिए, अपर कास्ट में 15 में से आपने केवल 2 जीता है, मुस्लिमों में से 18 में 3 आपने केवल जीता है। ये भी आने वाले समय में आपको समझना होगा कि आप कितना मुस्लिमों को टिकट देंगे, कितने मुस्लिम्स को आप लड़ाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी चीज कि आप जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट दे रहे हैं या जिस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, और एक सामने खुल करके लड़ने वाला ये जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसने 5 सीट जीता। ये समझने वाली बात है कि एक बहुत बड़ा गेन है उसके लिए। तो यादव ग्रुप के अलावे आपको कौन भरोसा करता है, आपके ऊपर कौन भरोसा करता है? A to Z के नाम पे आप उधर भी गंवा रहे हैं, यादवों का भी सीट, आप यादव कम्युनिटी को आप जो अधिक से अधिक सीट दे सकते थे, वो जीत सकते थे, उनका भी सपोर्ट आप गंवा रहे हैं, और बाकी जातियों का भी। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी विश्वास की संकट है, आपके विश्वसनीयता का संकट है बाकी जातीय और बाकी जातीय समूहों में, और या कह सकते हैं कि धार्मिक समूहों में। इसको कैसे पाटिएगा? क्योंकि हम ये डेटा के आधार पर बात कर रहे हैं। अगर वोट ट्रांसफर हुआ होता है इन कम्युनिटी का आपके फेवर में तो निश्चित तौर पर आपका परफॉर्मेंस ज्यादा होता, लेकिन वो हुआ नहीं है। यादव को 50 दिए, उसमें भी 11 ही सीट आप जीत पाए। और 11 सीट का अगर मान लीजिए हम वो निकालें कि भाई ये कितना, ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, आपको ये समझना होगा। 50 में 11, और ये भी बात है कि अगर, और एक दूसरा भी आपका एनालिसिस ये हो सकता है कि भाई 143 में 50 उन्हीं को दे दिए, तो A to Z का कंसेप्ट आया कहाँ, है कहाँ? बाकी जातियों को भी उनके संख्या का प्रोपोर्शन में आप वो करते। और ये एक बात, और प्रोपोर्शन का बात छोड़ भी दीजिए, मान लीजिए कि ये हो भी सकता है, तो बाकी जाति समूह के लोग तो यही सोचेंगे ना कि भाई ये भी अभी भी ये यादव डोमिनेटेड पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी
सवर्णों के वर्चस्व वाली पार्टी है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के आप बाकी चीजों को उठा के देख लीजिए। लेकिन उसके साथ जो गठबंधन था, वो गठबंधन बहुत मजबूत व्यक्ति का था, मजबूत मुख्यमंत्री का था, जिसने बिहार के लिए परफॉर्म किया है। निश्चित तौर पर ऑन मेनी पैरामीटर्स वी कैन क्रिटिसाइज नीतीश कुमार, but on many fronts, on many parameters, we can't deny the role played by the Nitish government in the development of Bihar. तो एक वैसा अलायंस पार्टनर, उस अलायंस में, एनडीए अलायंस में आप जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, रामविलास पासवान है, हमें लगता है, ये बात बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि आपके बेहतरीन घोषणा पत्र के होने के बावजूद भी उनका जो सामाजिक समीकरण रहा, जिस कोऑर्डिनेटेड तरीके से उन लोगों ने चुनाव लड़ा, वो आपके गठबंधन में नहीं दिखा। फ्रेंडली फाइट वाज अ डिजास्टर। आप इतना भी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए, और आप सबसे बड़ी पार्टी थे, आप लीडर थे, सीएम फेस थे, एंड यू वर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली विद द अलायंस पार्टनर्स। ये नहीं होना चाहिए था। 10 सीटों पर भी फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं है। क्या होता है फ्रेंडली फाइट भाई? इलेक्शन में एक एक सीट मायने रखता है, वेयर यू आर सेइंग दैट कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी को बदलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और खास करके जो आपके स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको भी सोचने और समझने का वो करिए कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह का स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अलायंस पार्टनर को कैसे लेकर के चलना है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, आपका कोर वोटर ग्रुप जो है उसके साथ कैसे पेश आना। बहुत सारी बातें हैं जो एनालिसिस करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह का आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिस एंगल से भी किया हो सकता है आप सही सोच करके ये डिस्ट्रीब्यूशन किए हो कि अगर ऐसे ऐसे हम करेंगे तो सारे के सारे लोग हमारे साथ वो आ जाएंगे। लेकिन उनके प्रतिनिधि पार्टियां, जिसको आप जातिवादी पार्टियां भी कर सकती हैं, वैसे लोग एक को छोड़कर जो मुकेश सहनी की पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसके अलावा किसी कास्ट ग्रुप को प्रॉपरली एड्रेस करने वाली कोई भी राजनीतिक दल आपके साथ नहीं थी। कांग्रेस पार्टी संरचना के तौर पर वो सवर्णों की पार्टी है, लेकिन वो बात करती है गरीबों की, बहुजनों की, दलितों की। लेकिन वो वोट क्यों करेंगे अगर उनके सामने उसके कम्युनिटी के सीधे सीधे उसके कम्युनिटी के नाम से उसके कंसर्न को डायरेक्टली एड्रेस करने वाली पार्टी अगर उसके साथ है। एक एग्जांपल आप ले लीजिए मुसहर कम्युनिटी का। अगर मांझी जी एनडीए के साथ है तो मांझी आपको क्यों वोट करेगा? कुशवाहा कोयरी का 2-2 नेता, 3-3 नेता अगर एनडीए में है, एक उप मुख्यमंत्री है, एक राज्यसभा का एमपी है, वो डायरेक्ट उस कंसर्न को एड्रेस कर रहा है, भले वो रियल सेंस में हो या नहीं हो, सिंबॉलिक ही सही, तो आपको क्यों वोट करेगा? कुर्मी का अगर सबसे बड़ा नेता नीतीश कुमार है तो वो आपको क्यों वोट करेगा? ईबीसी का प्रतिनिधित्व अगर ज्यादा नीतीश कुमार दे रहा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या शासन प्रशासन में, प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स में, आपको वोट क्यों करेगा? स्वर्ण वोटर्स का एक अलग पार्टी है, उसके राइट्स को असर्ट करता है, उसके इंटरेस्ट को असर्ट करता है भारतीय जनता पार्टी, आपके साथ क्यों आएगा? पासवान उसके कंसर्न को एड्रेस करने वाला उसका सामने नेता खड़ा है और वो एनडीए गठबंधन के साथ है, वो आपको वोट क्यों करेगा? इन सारी बातों का जवाब आपको खोजना होगा और इस पर रिफ्लेक्ट करना होगा कि कहां आप फेल रहे हैं। एज ए यंग हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, लेकिन उसको उस धरातल पर उतरने के लिए आपके सामाजिक समीकरण भी उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। और क्या उस सामाजिक समीकरण आपके पास था और आपने कोशिश भी किया तो कितना सफल हो सकता था, ये बात भी एनालाइज करने की जरूरत है। क्या एक बेहतर समीकरण बना सकते थे, बेहतर तरीके से बना सकते थे? क्या समन्वय की कमी थी? या मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो भी सोच करके, जिस भी पॉइंट को सोच करके, रणनीति को सोच करके आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया,
उसमें जो आपके कोर वोटर है उन्होंने आपका निश्चित तौर पर लाज बचा लिया, लेकिन बाकी लोगों को, बाकी कम्युनिटी को जो टिकट आपने दिया था, निश्चित तौर पर आप टिकट देना गलत नहीं है, लेकिन वो कम्युनिटी वोट ट्रांसफर आपके फेवर में नहीं किया, इसलिए आप 143 में केवल और केवल 25 सीट जीते और आपने अधिक सीट जीता था। इस वजह से निश्चित तौर पर आपको वोट तो हर कंस्टिट्यूएंसी में 143 में मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आरजेडी को भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है और आपको भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पार्टी जो 2025 में थी, एक यंग व्यक्ति, कैंडिडेट, नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि एक उभरते सितारे की तरह हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और एक सबसे बड़ी पार्टी बने, लेकिन इस चुनाव में वो धरातल पर आ गए, या कहें कि शीर्ष से अर्श तक आ गए, तो गलत नहीं होगा। तो आप भी विचार करिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है। यही हमारा भविष्य तय करता है, यही हमारा अधिकार तय करता है, यही न्याय तय करता है। तो इसी के साथ अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर देखें, इस पे बातचीत करें, डिस्कशन करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।